सोचिए एक ऐसा दिन जो सुबह इस्लामाबाद की आम रोशनी के साथ शुरू होता है, लेकिन शाम तक गोलियों की गूंज, धुआं और चीखों का मैदान बन जाता है। धरने की नारेबाजियां, सिक्योरिटी फोर्सेस के शील्ड्स और मासूम जिंदगियां के जख्मों के दरमियान ये मुल्क एक नए संगे राह पर खड़ा हो गया। ये है 26 नवंबर 2024 की खौफनाक कहानी। इस वीडियो में हम सिर्फ इस दिन के हादसे पर नहीं रुकेंगे, बल्कि उस कहानी को अनकवर करेंगे जो इन सब चीजों के पीछे छुपी हुई है। आप जानेंगे कि किस तरह करप्शन, एलिगेशंस, इलेक्शंस के रिजल्ट्स और सियासी कॉन्फ्लिक्ट्स ने इस दिन को इनएविटेबल बना दिया। क्या इमरान खान का डिटेंशन इस अनरेस्ट का असल सबब है? क्या गवर्नमेंट ने अपने फैसले सही वक्त पे लिए? और सबसे जरूरी, ये पॉलिटिकल वॉर कैसे एक आम अवाम के ऊपर टूट पड़ी। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी की कहानी नहीं है, बल्कि एक मुल्क की फेल होती डेमोक्रेसी की दास्तान है। अगले कुछ मिनटों में आपको सब मालूम चल जाएगा जो 26 नवंबर के पीछे असल फैक्टर्स थे, पास्ट इवेंट से लेकर वो फिगर्स जो इस अनरेस्ट के सेंटर में शामिल हैं, और आगे क्या होने वाला है। अब चलिए इस कहानी को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। छब्बीस नवंबर सुबह का वक्त था और इस्लामाबाद का माहौल बिल्कुल नफरत और टेंशन से भर चुका था। प्रोटेस्टर्स जो अपने लीडर इमरान खान की डिटेंशन के खिलाफ निकल आए थे, फैजाबाद इंटरचेंज, जीरो पॉइंट और डी चौक जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इकट्ठा हो गए। रोड्स बंद थे और दुकानें और ऑफिसेज भी बंद हो गए और एक आम काम का दिन मैदान जंग का मंजर बन गया। पीटीआई के सपोर्टर्स, ज्यादातर यंग और पॉलिटिकली चार्ज्ड लोग, अपने लीडर की आजादी के लिए निकल आए। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए पहले बैरियर्स लगाए और सेक्शन 144 इन्फोर्स कर दिया, जिसमें पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदी थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से हेवीली डिप्लॉयमेंट की गई थी। रायट पुलिस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज हर सेंसिटिव एरिया पर पोजीशन थी। मेट्रो बसेस और रेल सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया था और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से प्रोटेस्टर्स और जनरल पब्लिक का कनेक्शन कट हो गया। दिन ढलता गया, लेकिन माहौल और ज्यादा टेंस होता गया। दोपहर में फैजाबाद के आसपास प्रोटेस्ट्स कंट्रोल से बाहर हो गई। पुलिस ने टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया, रबर बुलेट्स चलाई और प्रोटेस्टर्स को डिसबैंड करने की कोशिश की। लेकिन ये स्ट्रैटेजी उल्टा पड़ गई। प्रोटेस्टर्स जो पहले पीसफुल मार्च कर रहे थे, अब और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। शाम तक क्लैशेस इतने इंटेंस हो गए कि गोलियां चलने शुरू हो गई। पुलिस और प्रोटेस्टर्स दोनों की तरफ से एग्रेशन भर गया और फैजाबाद एक वॉर जोन का मंजर पेश कर रहा था। विटनेसेस का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पहले फायरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ जगहों पे प्रोटेस्टर्स भी जवाब देने लगे। इस दिन का सबसे खौफनाक मंजर फैजाबाद और ब्लू एरिया में था, जहां फायरिंग के नतीजे में कई लोग जख्मी हुए। प्रोटेस्टर्स के ग्रुप्स को डिस्पर्स करने के लिए जो टैक्टिक्स यूज की गई थी, उसका नतीजा मासूम जानों पर पड़ा। एम्बुलेंसेस जख्मी लोगों को अस्पताल लेके जा रही थी, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से कई लोगों को ट्रीटमेंट वक्त पे नहीं मिल सका। यह था 26 नवंबर का मैदान, एक दिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट की सिर्फ एक डिमांड थी, लेकिन पॉलिटिकल और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक डेडली कन्फ्रंटेशन बन गया। प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के दरमियान जो खून बहा, वो मुल्क के लिए एक और अलार्मिंग रिमाइंडर था कि ये डिवाइड कैसे मासूम जिंदगियों को निशाना बना रहा है। अगर 26 नवंबर के प्रोटेस्ट को समझना है तो हमें उस बैकग्राउंड को देखना होगा जो इस टेंशन और गुस्से का असल सबब था। ये दिन बस एक अचानक आउटब्रेक नहीं था, ये पाकिस्तान की सियासी खुदकुश हालातों का नतीजा था। मई 2023 में इमरान खान की अरेस्ट ने मुल्क की सियासत में एक नया मोड़ लाया। तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग के केसेस के जरिए इमरान खान को अरेस्ट किया गया। पीटीआई के सपोर्टर्स का कहना था कि ये इल्जाम बस एक बहाना है और असल मकसद इमरान खान को सियासत से दूर करना है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का असर मुल्क के हर एक कोने में था और उनका नैरेटिव करप्शन के खिलाफ जिहाद बन गया था। पीटीआई के रैलीज, स्पीचेस और स्लोगन्स ने अवाम को मोबिलाइज किया, लेकिन उनका अरेस्ट एक बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट बन गया था। इमरान खान के सपोर्टर्स का कहना था जो लीडर करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, उसे ही टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के जज्बात प्रोटेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को
और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शंस ने सियासी तनाजात और बढ़ा दिए। पीटीआई का कहना था कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स मैनिपुलेट किए गए हैं और उनका मैंडेट चोरी किया गया है। पीटीआई सपोर्टर्स का कहना है कि उनका लीडर अनफेयर मीन्स के जरिए डिस्क्वालीफाई के उन्हें सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। पीएमएल लेड कोalition गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद पीटीआई का गुस्सा और बढ़ गया। अवाम में ये परसेप्शन डेवलप हो गया कि इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी न्यूट्रल नहीं रहे। इस डिस्ट्रस्ट ने पीटीआई सपोर्टर्स के प्रोटेस्ट को और ज्यादा फ्यूल दिया। प्रोटेस्ट के दौरान स्लोगन उठे गए, वोट को इज्जत दो और हुकूमत घर जाओ, जो अवाम के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को इजहार करते हैं। नवंबर के महीने में एक बेलारूस का डिप्लोमेटिक डेलीगेशन इस्लामाबाद को विजिट कर रहा था। गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सेक्शन 144 इन्फोर्स कर दिया, जिसमें पब्लिक गैदरिंग्स और प्रोटेस्ट पर पाबंदी थी। लेकिन पीटीआई सपोर्टर्स के लिए ये मकसद से रोकने की एक और कोशिश थी। ये रिस्ट्रिक्शंस प्रोटेस्टर्स के लिए एक और नया पॉइंट बन गया। आम आवाम ने भी इसको अपनी आजादी के खिलाफ एक स्टेप समझा। पीटीआई का कहना था कि ये अवाम की आवाज को दबाने का एक और नया तरीका था। सेक्शन 144 लगाने के बाद पीटीआई के लीडर्स ने कहा, ये मुल्क डिक्टेटरशिप के बराबर है, हम अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। ये जज्बा हर प्रोटेस्टर के दिल का हिस्सा बन गया। ये प्रोटेस्ट एक पुराने कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा भी था। पीटीआई और पीएमएल के दरमियान हमेशा एक इंटेंस राइवलरी रही है। नवाज शरीफ और इमरान खान के नैरेटिव्स डेवलपमेंट वर्सेस अकाउंटेबिलिटी ने मुल्क को बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया है। हर पार्टी के सपोर्टर्स ने अपने पॉलिटिकल स्टैंसेस को एक इमोशनल लेवल तक अडॉप्ट किया है, जिसमें रैशनैलिटी की जगह लॉयल्टी ने ले ली। 2014 का धरना भी इसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन का सबूत था। तब भी पीटीआई का नैरेटिव था कि पीएमएल की गवर्नमेंट अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करती, और 2024 का प्रोटेस्ट भी इसी नैरेटिव का एक एक्सटेंशन था। इस प्रोटेस्ट का एक और इम्पोर्टेंट एंगल एस्टैब्लिशमेंट का था। पीटीआई का इल्जाम था कि मिलिट्री और जुडिशरी पीएमएल लेड गवर्नमेंट के साथ अलाइंड है। ये नैरेटिव पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया। हर डिसीजन को, चाहे वो इमरान खान की डिटेंशन हो या इलेक्शंस के रिजल्ट, उसको एस्टैब्लिशमेंट के साथ लिंक किया गया। एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जामात ने पॉलिटिकल ट्रस्ट को और बर्बाद कर दिया। इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने हर प्रोटेस्ट को और ज्यादा हीटेड बनाया। ये सब बैकग्राउंड देखकर एक बात क्लियर होती है, 26 नवंबर का प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। ये एक लंबे सिलसिले का रिजल्ट था जो करप्शन एलिगेशंस, इलेक्शन रिगिंग और सियासी राइवलरी के अंदर छुपा था। लेकिन अब सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट किन लोगों के जरिए लीड किया गया। जब हम बात करते हैं 26 नवंबर के प्रोटेस्ट के बारे में, तो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का ही नहीं बल्कि इमरान खान की फैमिली का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी, जो खुद भी पीटीआई का एक अहम हिस्सा है, उनका इन्वॉल्वमेंट प्रोटेस्टर्स के इमोशंस को समझाने में बहुत जरूरी है। इमरान खान की लीडरशिप का इन्फ्लुएंस प्रोटेस्टर्स पर काफी गहरा था। उनके अरेस्ट के बाद पीटीआई का मैसेज ये था कि उनका लीडर अनजस्टली पकड़ा गया है और उनकी आजादी का नैरेटिव हर प्रोटेस्टर के दिल में था। इमरान खान के लॉयलिस्ट जैसे शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर हर जगह प्रोटेस्ट करते नजर आए। ये लीडर्स न सिर्फ स्पीच दे रहे थे बल्कि अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से प्रोटेस्टर्स को मोबिलाइज कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान की आजादी हमारी आजादी है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें आजाद नहीं कर देते। ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स ने प्रोटेस्ट को और भी जज्बात से भर दिए। बुशरा बीबी, जो पीटीआई की सबसे इन्फ्लुएंशियल और इमरान खान की पर्सनल लाइफ की एक बहुत अहम शख्सियत हैं, उनका रोल भी इस प्रोटेस्ट में देखा गया। बुशरा बीबी ने कभी भी ओपनली पॉलिटिकल रैलीज या प्रोटेस्ट में शामिल होने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनका प्रेजेंस इमरान खान की पॉलिटिकल जर्नी में हमेशा महसूस होता था। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ हर पॉलिटिकल डिसीजन में उनकी मदद की और उनका सपोर्ट पीटीआई के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था। बुशरा बीबी को पिंकी भी कहा जाता है और उनकी स्पिरिचुअल और पर्सनल रिलेशनशिप इमरान खान के साथ उनके पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। बुशरा बीबी के करीबी साथियों का कहना था कि उनका हर पॉलिटिकल मूव इमरान खान से कंसल्ट करते हुए होता है और उन्होंने हमेशा अपने हस्बैंड की शराफत और ईमानदारी को जिंदगी में प्रायोरिटी दी। उनका कहना था इमरान खान को सियासी फितरत से अपने लोगों की खुशी और आजादी की कदर थी। प्रोटेस्ट में नौजवानों का किरदार बहुत अहम था।
पीटीआई की यूथ विंग जो सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन्स को एम्पलीफाई कर रहे थे, उन्होंने फिजिकल प्रेजेंस के जरिए प्रोटेस्ट को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया। इन यंग प्रोटेस्टर्स के लिए बुशरा बीबी का नाम भी एक सिंबल था, एक औरत जो अपने हस्बैंड के साथ अपनी पॉलिटिकल जर्नी में कांस्टेंट रही थी। प्रोटेस्टर्स ने बुशरा बीबी को इमरान खान की बैकबोन करके बुलाया, जो इस बात का इंडिकेशन था पीटीआई की पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथ बुशरा बीबी के सपोर्ट और गाइडेंस के बिना कंप्लीट नहीं होती। जब प्रोटेस्टर्स ने इस्लामाबाद में अपनी डिमांड के लिए अग्रेसिव स्टैंड लिया तो सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल भी मेजर था। पुलिस, रेंजर्स और मिलिट्री फोर्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पीटीआई प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। इस दौरान मिलिट्री और पार्लियामेंट्री फोर्सेस के प्रेजेंस ने पॉलिटिकल टेंशंस को और बढ़ाया और पीटीआई के सपोर्टर्स का कहना था कि इन फोर्सेस का डायरेक्ट ताल्लुक सरकारी एस्टेब्लिशमेंट्स और जुडिशरी से है, जो उनके लीडर इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। पीटीआई और पीएमएलएन के बीच की राइवलरी ने प्रोटेस्ट को और इंटेंस बनाया। पीएमएलएन लीडर्स जैसे मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीटीआई को शिद्दत से क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि पीटीआई का प्रोटेस्ट मुल्क के अमन और अमान के लिए खतरे का सबब है, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से ऐसे रिस्पॉन्सेज ने पीटीआई के सपोर्टर्स को और ज्यादा गुस्से में कर दिया और ये एक पॉलिटिकल मुद्दा पर्सनल वेंडेटा तक पहुंच गया। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान का जेल जाना उनकी अपनी कारणियों का नतीजा है। अगर वो सियासत से हट जाते तो ये सिचुएशन कभी नहीं आती। और इस स्टेटमेंट ने पीटीआई के सपोर्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ा दिया। पीटीआई के सपोर्टर्स का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी पीटीआई को धीरे धीरे मार्जिनलाइज कर रही है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इमरान खान के ना होने का गुस्सा नहीं था, बल्कि इसमें जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट पर भर रहा डिस्ट्रस्ट भी शामिल था। पीटीआई के लीडर्स ने हमेशा ये पॉइंट उठाया है कि ये दोनों इंस्टीट्यूशंस इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इमरान खान के करीबी साथियों का कहना था, अगर हमको सच बोलने का हक नहीं दिया जाएगा तो हम खुद को डिफेंड करने के लिए ये प्रोटेस्ट करेंगे। ये नैरेटिव प्रोटेस्टर्स ने इकट्ठे होने और अपनी आवाज को बुलंद करने का जज्बा बढ़ाया। 26 नवंबर का प्रोटेस्ट न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स, यूथ और गवर्नमेंट के दरमियान क्लैशेस का नतीजा था, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी जैसे पर्सनल फिगर्स का भी इसमें गहरा असर था। इमरान खान का नाम, उनका नैरेटिव और बुशरा बीबी कांस्टेंट सपोर्ट ने प्रोटेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इमोशनल एंगल दिया। लेकिन ये सवाल अब भी है कि इस प्रोटेस्ट का अंजाम क्या होगा? क्या इसके बाद भी पाकिस्तान में पीसफुल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का रास्ता खुल पाएगा? प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग बहुत पीसफुल थी। पीटीआई के सपोर्टर्स अपने लीडर इमरान खान की सपोर्ट में रैली कर रहे थे। उनका मेन फोकस उनके लीडर की आजादी थी और वो अपने डिमांड्स को पीसफुली एक्सप्रेस कर रहे थे। पीटीआई के लीडर्स ने अपने सपोर्टर्स को गाइड किया था कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें। बुशरा बीबी और इमरान खान के मैसेजेस भी बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहे थे कि हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए है। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट ने इस्लामाबाद की सेंसिटिव एरियाज की तरफ रुख किया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक्शन लेना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेक्शन 144 इन्फोर्स किया था, जो पब्लिक गैदरिंग और प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगा रहा था। पहले तो पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस और वाटर कैनन्स का यूज किया, लेकिन जब सिचुएशन कंट्रोल ना हो पाई तो उन्होंने रबर बुलेट्स और पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया। ये फोर्सफुल रिस्पांस प्रोटेस्टर्स के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का वादा किया था। इस बात ने प्रोटेस्ट को एस्केलेट किया और एक दूसरी तरफ पॉलिटिकल और सोशल टेंशंस को बढ़ाया। जब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाई, प्रोटेस्टर्स ने अपनी रेजिस्टेंस को और बढ़ा दिया। यही वो मोमेंट था जब पीसफुल प्रोटेस्ट से वायलेंस कन्फ्रंटेशन में बदला। प्रोटेस्टर्स ने रोड ब्लॉक्स लगाए, पत्थर फेंके और पुलिस को कन्फ्रंट किया। पुलिस के रिस्पांस में रिपोर्ट्स आए कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने भी फायर आर्म्स का यूज किया था और इस सिचुएशन ने एक डेडली टर्न ले लिया। जब ये कन्फ्रंटेशन वायलेंट हो गई तो अक्सर प्रोटेस्टर्स के बीच फायरिंग और कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स आने लगी। पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से शूटिंग की रिपोर्ट्स आने लगी, जिसमें कई प्रोटेस्टर्स जख्मी हुए। कई उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले ही अपनी जान खो चुके थे। इस वक्त तक इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स में ब्लडशेड का सीन बन गया था। इतनी इंटेंस वायलेंस ने एक मैसेकर का एहसास दिलाया। जब ये वायलेंस स्प्रेड हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट्स को डिनाई किया गया। पीटीआई और ऑपोजिशन ने एलिगेशंस लगाए कि गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर कर दिया ताकि सच बाहर ना आ सके। पीएमएल लीडर्स ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा कि लॉ एनफोर्समेंट को अपना काम करने का हक है। प्रोटेस्टर्स के वायलेंस को जस्टिफाई किया। इसके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स
और सोशल मीडिया पर ज्यादा फुटेज आने लगी जिसमें पुलिस की ब्रूटैलिटी को हाईलाइट किया गया। ये विजुअल प्रूफ ने गवर्नमेंट के लिए इस सिचुएशन को और डिफिकल्ट बना दिया। जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ी, ये सवाल उठने लगा कि इस वायलेंस का रिस्पॉन्सिबल कौन है। पुलिस के एक्शंस और उनके एक्सेसिव फोर्स को लेकर हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस की बात चल रही थी। कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड की कि जो लोग मरे उनके लिए जस्टिस दिया जाए और उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस की वजह से पॉलिटिकल टेंशंस काफी बढ़ गई। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इस वायलेंस को स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर का नाम दिया। पीटीआई ने भी इस वायलेंस को इलेक्टोरल पॉलिटिकल रिवेंज का हिस्सा समझा। प्रोटेस्ट के इनिशियल स्टेजेस में जब मीडिया और सोशल मीडिया से ये रिपोर्ट्स आई तो बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक ट्रैजिक इंसिडेंट था। इनिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक कम से कम 12 लोग मरे। ये 12 प्रोटेस्टर्स जो अपने लीडर इमरान खान की आजादी के लिए स्ट्रीट्स पर निकले थे, उनको लॉ एनफोर्समेंट के वायलेंट रिस्पॉन्स के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आई विटनेसेस के मुताबिक सबसे पहले ऐसे प्रोटेस्ट में एक सेफ स्केप का रास्ता नहीं था। लोकल जर्नलिस्ट और प्रोटेस्टर्स के इंटरव्यू से ये पता चला कि जब पुलिस ने फायरिंग शुरू की तो कई प्रोटेस्टर्स जख्मी हो गए। सबसे पहला सवाल ये था कि इस ट्रेजेडी के बाद प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या होगी। पीटीआई और उनके सपोर्टर्स ने जोरदार आंदोलन का आगाज किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो लोग मारे गए उनको जस्टिस मिलना चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट को अकाउंटेबल होना होगा। ये एक ऐसा मोमेंट था जब प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं बल्कि एक इमोशनल और ह्यूमन राइट्स इशू बन गया था। इमरान खान ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया, ये वो गजब का दिन था जिसमें हमारे लोग सिर्फ आवाज उठाने आए थे लेकिन उन्हें मार दिया गया। अब हम उनकी मौत का हिसाब लेंगे। और ये मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी शॉक किया। जब ये वायलेंस की खबर पूरी दुनिया में फैली तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्क्रूटिनी के अंदर आ गए। इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान पुलिस के एक्शंस को क्रिटिसाइज किया। यूएन और यूरोपियन यूनियन ने भी इस वायलेंस पर कंसर्न जताए और डिमांड की कि इन्वेस्टिगेशंस ट्रांसपेरेंट हो। ये इंटरनेशनल प्रेशर गवर्नमेंट में बढ़ गया जो लोकली तो अपनी अकाउंटेबिलिटी डिनाई कर रहे थे। एक और सवाल जो पाकिस्तान में बढ़ रहा था वो था इमरान खान से रिलेटेड। पीटीआई ने यह दर्ज किया कि अगर इमरान खान को रिलीज नहीं किया गया तो पॉलिटिकल अनरेस्ट और मास प्रोटेस्ट बढ़ते जाएंगे। इमरान खान का मैसेज हर जगह था और उनके सपोर्टर्स ने उनका रिटर्न डिमांड किया जो न सिर्फ पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी एक चैलेंज था। अब सवाल उठ रहे थे कि पाकिस्तान में फ्यूचर में ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट और प्रोटेस्ट होंगे। अगर इमरान खान को जेल से रिलीज किया जाता है तो पीटीआई का स्ट्रॉन्ग कमबैक पॉसिबल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड को स्ट्रॉन्ग रखा तो मुकाबला और प्रोटेस्ट बढ़ सकते हैं। ये टाइम हमेशा के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को टेस्ट करेगा और सबको ये देखना होगा कि किस तरह से लॉ एनफोर्समेंट और पॉलिटिकल नेगोशिएशन इस टेंशन को हैंडल करते हैं। 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक शोर था जो हमारे पॉलिटिक्स में एक और ट्रेजेडी का सबब बना। अगर हमने अपने पास से कुछ नहीं सीखा तो ऐसे इंसिडेंट्स कभी न कभी वापस आएंगे। पाकिस्तान की तारीख को देखकर ये सवाल उठता है, क्या हम अपने फ्यूचर को इस साइकिल से निकाल सकते हैं या फिर हम फिर से एक और डार्क चैप्टर लिखने जा रहे हैं? ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान की सियासत में कभी सच में कोई बदलाव आएगा? अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया देखने का। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।